एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जो बंगाल का चुनाव है, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। इतनी हवा दिल्ली में बनी हुई है और ये लग रहा है अभी तक, अब तक आपका पोल नहीं देखा था कि बीजेपी जैसे स्वीप करने वाली है, पर ऐसा हुआ नहीं। ममता दीदी की सीटें कम जरूर हो रही हैं, पर वो सरकार बना ले रही हैं। ये इतना ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों देखा जा रहा है? देखिए, मीडिया में और परसेप्शन की लड़ाई दो अलग अलग चीजें होती हैं और ग्राउंड की पॉलिटिकल रियलिटीज ये बिल्कुल ही अलग चीज है। सुमित, अभी जब हम लोगों ने कुछ दिन पहले देश का मूड जब रिलीज किया था, उसमें हमने चीफ मिनिस्टर्स की रैंकिंग भी रिलीज की थी, तो हमने देखा था इन पोल बाउंड स्टेट्स में से केरला नंबर 3 पे था टॉप में। उसके बाद में ममता बनर्जी का नाम था। तो एज ए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कोई बहुत फेलियर की तरह से देखी जा रही है पश्चिम बंगाल में, ऐसा नहीं है। आप मुख्यमंत्री की पसंद के ऊपर जब सवाल पूछते हैं तो सबसे बड़ा नाम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का आता है। तो इस नाते ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट में पर्सनली बहुत एंटी इनकम्बेंसी करता हूं। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो मैं कहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में बहुत नाराजगी है, उनके एमपीज के अगेंस्ट बहुत नाराजगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी वैसी नहीं। सिमिलरली ममता बनर्जी के बहुत सारे जो एमएलए खासतौर पे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, या मिनिस्टर्स, उनके अगेंस्ट में बहुत नाराजगी है, लेकिन ममता बनर्जी की पर्सनल इमेज अभी भी वहां पर बहुत पॉपुलर है, बहुत इंटैक्ट। तो क्या इसका मतलब बीजेपी जो अभी 2 या 3 सीटों पर है, वो आपका पोल दिखा रहा है कि 100 के आसपास पहुंच जाएगी? तो 3 से मेरे ख्याल से नजर कितने गुना हो गया बीजेपी का, लेकिन इतना गुना जितना भी हुआ है वो इतना गुना नहीं हुआ कि 150 सीटें आ जाए। हाँ, देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे त्रिपुरा में हुआ था, एकदम क्वांटम जंप हुआ था और बीजेपी ने जीत हासिल की थी। त्रिपुरा की तरह से बहुत सारे लोग मानते हैं कि बंगाल में भी होगा, जंप हो भी रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप वोटों में देखें तो भी अभूतपूर्व जंप है और सीटों में तो बहुत बड़ा जंप होने की संभावना है भी। अंतर केवल यह है कि जैसे त्रिपुरा में 15 साल से भी ज्यादा और भी लंबा शासनकाल था लेफ्ट का जो वहां पे, और अभी यहाँ पे 10 साल हुए हैं। मानिक सरकार की वहां पे इमेज बहुत अच्छी थी, यहाँ पे दीदी की इमेज अपने समर्थकों के पीछे बहुत अच्छी है। लेकिन एक बहुत बड़ा की एलिमेंट है जो हमें समझना चाहिए, वो डेमोग्राफी का। जो भी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में या टीएमसी की राजनीति को समझना चाहते हैं, उन्हें ये मानना चाहिए पश्चिम बंगाल का 1/3 वोटर वो माइनॉरिटीज का है, मुस्लिम मतदाताओं का है। 1/3 मतलब हर तीसरा वोटर। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी का वोट शेयर की लड़ाई वो 33-35% पे शुरू होती है। आप इसको इस तरह समझिए। और इसका दूसरा मतलब यह है कि 80-90 सीट का तो उनका बेसिक बेंचमार्क है, जहां से उनकी लड़ाई आगे शुरू होती है। अब बीजेपी की लड़ाई 3% से शुरू होकर के 40% पहुंचने की है। ममता बनर्जी की लड़ाई 35 से शुरू होकर के 45 पहुंचने की है। तो दोनों के बेंचमार्क्स बहुत अलग है, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, बीजेपी की बढ़त में बहुत बड़ा हिस्सा लेफ्ट और कांग्रेस का कंप्लीट मेल्टडाउन है। जो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, दरअसल अगर आप देखें तो बड़ा विचित्र विरोधाभासी लगता है लेकिन दरअसल लेफ्ट का वोट बैंक है जो बीजेपी की ओर पूरी तरह लॉक स्टॉक एंड बैरल शिफ्ट हुआ है, लोकसभा इलेक्शन में भी और इन इलेक्शंस में भी जो होने की संभावना है। तो एक तरह से ममता बनर्जी के वोट बैंक में कोई बहुत ज्यादा उसमें डेंट नहीं पड़ा है। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में भी अपने वोट दरअसल बढ़ाए थे, कम नहीं किए थे। तो खुद उनका जो सपोर्ट बेस है वो तकरीबन 45% के आसपास का है, जिसमें अभी 43% के आसपास हमारा सर्वे दिखा रहा है। और मुझे लगता है कि वो अपना उतना वोट बेस तो वो इंटैक्ट करके बना के रखे। ये इंटरेस्टिंग बात आपने कही। जिन दर्शकों ने ये हमारी चर्चा को सुन रहे हैं और पोल को नहीं देखा, उनके लिए बता दें कि बीजेपी को करीब 27.3% की बढ़त इस पोल में दिखाई दे रही है बीती बार के मुकाबले। 10% से बढ़कर 37% तक बीजेपी जा रही है। लेफ्ट कांग्रेस 32 से घट के 11.8 पे आ रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा लेफ्ट और कांग्रेस का जो नुकसान हो रहा है उससे बीजेपी को फायदा हुआ है। पर एक चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगा यशवंत, वो ये कि हम अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से देखें तो बीजेपी 40% के आसपास चली गई थी। आपके इस पोल में वो 37% के आसपास दिखाई दे रही है। तो क्या बीजेपी भी
जो गेन किया था उससे कम कर रही है, उससे उससे नुकसान हो रहा है उसका बीते 1.5 साल में। सुमित, 6 साल में जो अगर आप विधानसभा चुनाव की परिपाटी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि बीजेपी को लोकसभा में जो वोट पड़ते हैं आने वाले विधानसभा में उसी राज्य में करीब करीब 8 से 10% वोटों का नुकसान बीजेपी को होता है। यानी लोकसभा का वोटिंग इंटेंशन जहां पे मोदी के नाम पे वोट पड़ते हैं और विधानसभा का जो वोटिंग इंटेंशन है उसमें 8 से 10% हर राज्य में जहां जहां पर विधानसभा चुनाव में आप ये ड्रॉप पाएंगे। अगर उससे कंपेयर करेंगे तो पश्चिम बंगाल में ये ड्रॉप ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट बीजेपी लगभग उतना मैनेज या मेंटेन कर रही है। अभी शुरुआत भी है, ये भी समझना चाहिए कि अभी कैंडिडेट और इस सब का कुछ अता पता नहीं है। बहुत सारी चीजें जो है कैंडिडेसी डिक्लेयर होते होते भी चीजें परवान चढ़ेंगी और हो सकता है कि बीजेपी 1-8% लूज कर जाए, ये भी हो सकता है बीजेपी 2-3% और गेन कर जाए। दोनों ही संभावनाएं कैंडिडेट्स का भी अंतर होते होते खाता है। लेकिन ये 3% का अप्रोक्सीमेट ड्रॉप ये दरअसल ये उतना कतई नहीं है जितना कि हम अभी पिछले 6 साल में पूरे भारत भर में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें लगातार हम विटनेस करते हुए, यहां तक कि गुजरात में भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 से 15% का ड्रॉप वोट शेयर का हुआ लोकसभा और विधानसभा के बीच में। तो ये हर स्टेट में है। मतलब ये आप इसको आप मोदी फैक्टर मान लीजिए या जो भी कहना चाहें कि लोकसभा में बीजेपी का औसतन आप 10% के आसपास का अपस्विंग अब आप देख रहे हैं केवल मोदी के कारण, क्योंकि मोदी वहां प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। राइट, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है आपका। और कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं इस पोल के मुताबिक जो पहला ओपिनियन पोल है, अभी तक किसी भी एजेंसी ने किसी भी चैनल ने ओपिनियन पोल नहीं किया है, ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो रहा है, सीधे आमने सामने की लड़ाई है, टीएमसी बनाम भाजपा की लड़ाई है ये। और इसमें तीसरा मोर्चा जो कोई है कांग्रेस और लेफ्ट का, वो बिल्कुल खत्म होता दिखाई दे रहा है। 30 सीटें आपके हिसाब से, मैं 30 सीटों के आसपास आएगा उनको। बिल्कुल 30 सीटों में भी जो स्प्लिट है, मैं आज यही देखना चाहता था कि आखिर क्या हो क्या रहा है। तो अजीब सी स्थिति यह है कि 22 सीटें करीबन उसमें कांग्रेस के खाते में और केवल 8 सीटें लेफ्ट फ्रंट के खाते में, जबकि वोट शेयर एक्चुअली में लेफ्ट का मार्जिनली कांग्रेस से ज्यादा है। उलटबाजी जैसा है, क्योंकि कांग्रेस का जो कंसंट्रेटेड है नॉर्थ बंगाल में, जो उनके तीन जगहों पे वो पुराना गढ़ है, वो सीटें ज्यादातर उधर से ही आ रही है, कंसंट्रेटेड आ रही है। लेकिन अगर ये मामला बाइपोलर और बनता चला गया सुमित, तो मुझे लगता है कि ये लेफ्ट और कांग्रेस की सीटें आने वाले समय में, मतलब कुछ महीनों में चुनाव आते आते और शायद कम ही हो जाए, इसमें बढ़ने की गुंजाइश मुझे कम दिखाई दे रही। और इस पूरी लड़ाई में जो चौथा मोर्चा है, जिसको मैं असदुद्दीन ओवैसी कहता हूं, जो कहते हैं कि मैं बिहार के बाद बंगाल जाऊंगा, फुरफुरा शरीफ का जो रोल है, जो काफी इंपॉर्टेंट, कभी रसूखदार वहां के मौलाना है, मैं ये जानना चाहूंगा ये लोग कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं टीएमसी को या कांग्रेस को, और इनकी वजह से बीजेपी को कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो नहीं, अभी ये कहना चाहिए कि बिल्कुल लॉन्च पैड पे मामला है। और एक चीज हमें याद रखनी चाहिए सुमित की, बिहार वाले केस में भी, जिसको लोगों ने बहुत बढ़ा के एनालाइज भी किया, ओवैसी साहब की बड़ी सफलता भी थी 5 सीट जीतना, लेकिन एक अंतर था। ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब के कारण बड़ी तादाद में कोई तेजस्वी सीटें हार गई, ऐसा नहीं हुआ। ओवैसी ने अपनी 5 सीटें जीती। देखिए क्या हो रहा है कि जहां जहां पर ओवैसी का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में आ रहा है वहां, और वो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है, वहां पर एक तरफा वोट उनको 5 सीटों पे पड़ गए। लेकिन जहां पर उनका कैंडिडेट जीतने की स्थिति में नहीं है, तो केवल वोटगठवा के रोल में मुस्लिम मतदाताओं ने अपने वोट उन पर खारिज नहीं किए, जाया नहीं किए। तो ये अब पश्चिम बंगाल में देखना पड़ेगा कि वो फुरफुरा शरीफ का मसला हो और उनके जो उनके नेता है उनका मसला हो। बड़े यंग नेता है, एक्चुअली 30 साल के मिड 30s में है, 35-36 साल की उम्र है, और पहली बार इस तरीके का पश्चिम बंगाल में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एक बड़ी विचित्र सी वहां की पॉलिटिक्स की खास बात है कि ये उर्दू भाषी मुस्लिम और बांग्ला भाषी मुस्लिम और उसका थियोलॉजिकल एक बैकड्रॉप है, जो जमायते उलेमा हिंद का देवबंद वाला जो हिस्सा है, उनकी पॉलिटिक्स अलग है, इनकी पॉलिटिक्स अलग है। तो क्या दोफाड़ होगा? क्योंकि 50 साल में इतना तो हुआ है कि 50 साल में लेफ्ट फ्रंट की पॉलिटिक्स के कारण ही सही आप मानिए, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स का वो हिस्सा नहीं देखने को मिला। लेकिन अब जो है ये मामला कम्युनल पोलराइजेशन का तो है ही है,
लेकिन क्या मुस्लिम मतदाता इस कम्युनल पोलराइजेशन में भी दो और उनमें धड़े बस बढ़ सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा, अभी नहीं दिख रहा है, अभी बहुत शुरुआत है। हम इस पे लगातार अपने ट्रैकर में भी सुमित निगाह बना के रखेंगे कि आखिर किस तरफ जा रहा है। और उन्होंने 45 सीटें उन्होंने डिक्लेयर की है कि हम लड़ेंगे, कि हम 45 सीटों पे। लेकिन अभी एक चीज क्लियर नहीं है कि वो अपनी पार्टी बोल रहे थे कि 21 तारीख को हो सकता है डिक्लेयर करें नई पार्टी, या वो AIMM के ही पार्टी के झंडे के नीचे लड़ेंगे। ये चीजें अभी क्लियर नहीं है। तो ये 2-3 महीने की राजनीति, ये समझिए कि ये ट्रैकर जो हम चलाएंगे, अब रोज चल रहा है हमारा, तो उसमें हमको पकड़ में आएगा कि कब किस वक्त क्या करवट ले रहा है। मेरे ख्याल से आज के बाद से यशवंत अपना ये जो पोल है ये बेस बन जाएगा बंगाल के चुनावों की भविष्य की राजनीति को कैलकुलेट करने के लिए या अज्यूम करने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी देखेंगी कितना वोट परसेंटेज कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है, इसके जरिए उनके जोड़ तोड़ उनके गठबंधन बनेंगे या बिगड़ेंगे। एक चीज बताइए, अगर मैं कुछ सिंपल लाइन से बताऊं तो आपके सर्वे से बात साफ हो रही है कि कांग्रेस और लेफ्ट खत्म हो रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी में सीधा मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट के खत्म होने का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, टीएमसी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट दिखाई दे रही है, मायावती माफ करिएगा ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट दिखाई दे रही है। और इसमें बीच में जो इतना कैंपेन बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स कर रहे हैं, नड्डा साहब हैं, अमित शाह हैं, कैलाश विजयवर्गीय तो कई सालों से काम कर रहे हैं, इन सबके इन्होंने लगातार ममता बनर्जी पर टारगेट किया कि दीदी के राज में गुंडा राज है, दीदी संभाल नहीं पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है। तो दीदी की इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा इतने बड़े मैसिव कैंपेन का? दीदी की इमेज पे उतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ अपोजिशन पोलराइजेशन पे फर्क पड़ता है। जो एंटी ममता वोट है वो कंप्लीट पोलराइज होकर के बीजेपी के पीछे, जिसे कहते हैं, रैली कर गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात है सुमित कि हम लोग हमेशा कहते हैं बीजेपी के पास में वहां चेहरा नहीं है, और हम ये भी साथ में कहते हैं हमेशा कि पब्लिक चेहरा भर देती है ला करके। अच्छा, ये भी बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वो सारे उधार के नेता लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे सर्वे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर 2 पे जो चीफ मिनिस्टर की पसंद का नाम आ रहा है वो बीजेपी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता का आ रहा है। यानी बीजेपी का जो कोर वोटर है वो ऐसा नहीं है कि इंपोर्टेड नेता को रातों रात मुख्यमंत्री के पोस्ट पे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। दिलीप घोष का नाम आना मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के सपोर्टर्स एक ऐसे बीजेपी लीडर का नाम लेंगे जिसको कम से कम पश्चिम बंगाल के बाहर बहुत ज्यादा लोग जानते हो या समझते हो, ऐसा नहीं है भाई। बहुत रिसेंट एडिशन है। पिछला विधानसभा चुनाव जरूर वो लड़े थे, जीते थे, और उन्होंने एक ऐसे सिटिंग कद्दावर कांग्रेस के नेता को हराया जो कि वरिष्ठतम पश्चिम बंगाल की असेंबली का सदस्य था उस समय। वरिष्ठ 7-8 बार लगातार जीत करके रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, उनको हरा के जीते। तो और उसके बाद में वो लोकसभा लड़े, लोकसभा जीते। तो एक ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेड नेताओं की जो स्थिति है वो बीजेपी के जो सपोर्टर, कोर सपोर्ट जिसे अब आप कह ले बीजेपी का 20-25% का, वो कोर सपोर्टर उतने भर के लिए तो ताली बजा रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि ठीक है ये आएंगे तो ममता को नुकसान होगा, लेकिन वो शायद मन से अब इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कोई भी नेता इंपोर्ट किया जाए और उसको सर पे लगा लिया जाए और हम सर पे लगा के घूमे। ये बीजेपी के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे। मैं समझ सकता हूं, तभी शुभेंदु अधिकारी का नाम काफी नीचे आपकी मुख्यमंत्रियों की सूची में नीचे दिखाई दे रहा है शुभेंदु, जबकि हमको दिल्ली में बैठ के ये लग रहा था कि ये सबसे बड़ा कैच आ गया है बीजेपी के पास और ही कुड बी अ चीफ मिनिस्टर फेस। क्या हम लोग यही मान के चल रहे थे, लेकिन एक और जो आया है वो गूगली की तरह से सौरव गांगुली का नाम आया। मैं पूछने वाला था कि यशवंत, मैं ये पूछने वाला था कि आप लोगों ने सौरव गांगुली का नाम क्यों पूछा सर्वे में, क्योंकि उन्होंने अब तक इंटेंट तो दिखाया नहीं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि हमने सौरव गांगुली का नाम पूछा नहीं। मजे की बात यह है, अच्छा, चीफ मिनिस्टर चॉइस का नाम होता है, देखिए हमारे सर्वे में वो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल से हम लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो सौरव गांगुली का नाम जो लोगों ने अपनी ओर से बोला, उसमें पार्टी का भी नाम नहीं दिया। मजे की बात यह है कि वो किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी के नेता सौरव गांगुली, ऐसे नहीं बोला। तो वो एक टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, सौरव गांगुली एक आइकन है। और मुझे लगता है कि रजनीकांत वाला मसला इसे तमिलनाडु में ठुस हो गया, ये ठुस वाला मसला नहीं है। अच्छा। सौरव गांगुली की इनिंग लंबी हो सकती है, और अगर वो कहीं लड़ गए होते इस बार एज ए सीएम फेस,
तो शायद मामला बल्कि और ज्यादा पलटने की स्थिति की ओर बढ़ चुका होता। लेकिन अभी तो ये बताया जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं इस दौरान में, तो हो सकता है कि अब बीच में एकदम से बढ़ा और अब एकदम से उनका नाम अभी तबीयत खराब हुई है और अब लोग मान लेंगे कि ये पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि धीमे धीमे लोग उनका नाम लेना कम करें फिलहाल। लेकिन वो नाम लेना कम करेंगे तो किसके पक्ष में बोलेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। राइट, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमको एक और सर्वे करना पड़ेगा, जो आप करेंगे भी हम लोगों के लिए, जो हम दिखाएंगे भी, उसमें इन तमाम सवालों के जवाब मिलने चाहिए। लेकिन यशवंत, एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसमें मैं आपसे इसी बंगाल चुनाव में बात करना चाहता हूं। दोनों हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मैं चाहता हूं एक क्विक, अगर आपका कोई इस पर टेक हो तो जरूर बताइए। गोइंग अहेड, अगर ममता, लेफ्ट और कांग्रेस एक होकर लड़ते हैं चुनाव प्री पोल अलायंस में, तो ये बीजेपी के लिए या उस अलायंस के लिए कितना फायदेमंद या नुकसान हो सकता है? और दूसरा, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट की बातचीत चल रही है दिल्ली में, कल भी बातचीत हुई, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अगर ये टूट जाता है कांग्रेस और लेफ्ट और चार पार्टियां चार तरीके से लड़ती हैं, तब क्या होगा? अगर तो ये टूट जाता है और चार पार्टियां चार तरीके से लड़ती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि तब तो उनके और भी ज्यादा दुर्गति के दिन आने वाले, क्योंकि विनेबिलिटी फैक्टर उनका और भी रसातल में चला जाएगा। जो अभी 30 सीटों के आसपास की हमें फिर भी विनेबिलिटी दिख रही है, वो भी रसातल में जाएगी। लेकिन अगर ये ममता के साथ में मिलकर लड़ते हैं तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि नहीं करते हुए भी अभी 10% के आसपास उनके वोट हैं, उसमें से अगर 5% वोट भी उस अलायंस के खाते में जाकर के बढ़ते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। हालांकि एक चीज ये समझने की बात होगी कि जो सीटें उनके लिए छोड़ी जाएंगी, उन सीटों पर आखिर किस तरीके का इम्पैक्ट ममता के वोटर्स का होता है, क्योंकि माइनॉरिटी वोटर्स जो होंगे वो तो चले जाएंगे उस गठबंधन, जो महागठबंधन अगर आप कहना चाहें, अगर होता है पोटेंशियल, लेकिन जो पोलराइजेशन में हिंदू वोटर उसके साथ का है वो किस तरफ जाएगा, ये देखने की बात होती है। और ये अगर कुछ भी नहीं होता है तो भी आप 5 साल की राजनीति सुमित बहुत आसानी समझ लीजिए, यहां से लेकर के अगले 5 साल तक जो ये कांग्रेस और लेफ्ट का बचा खुचा वोट है ये भी खत्म ही होगा और उसमें बहुत ही दोफाड़ होगा वोट। दोफाड़ मतलब ये है कि उसमें जो माइनॉरिटी वोट है वो ममता टीएमसी की ओर जाएगा और जो हिंदू वोट है वो बीजेपी की ओर जाएगा। तो इसलिए आप किसी भी तरीके से आप देखें, हर तरीके से टर्मिनल डिक्लाइन पूरी तरह संभावित है। केवल एक परिस्थिति में हो सकता है उनको दोबारा जीवन दान मिले, केवल एक परिस्थिति में, वो ये कि मानिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अगर किसी भी कारण से असदुद्दीन ओवैसी के कारण, उनके कारण या कैसे भी रीजन से ममता बनर्जी की सीटें 20-25 और कम हो गई और हंग असेंबली जैसा कुछ आ गया, और जिसमें ममता बनर्जी को लेफ्ट और कांग्रेस का आसरा लेकर के सरकार बनानी पड़े, जिसमें कांग्रेस हो सकता है अंदर सरकार में शामिल हो, लेफ्ट बाहर से समर्थन दे या शामिल भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक जीवन दान मिलेगा, क्योंकि अगर आप सरकार आपके भरोसे है, आप सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपकी राजनीति अलग तरीके से फिर रिवाइव करती है उस गठबंधन के अंदर। तो वो स्थिति अगर आप छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ अगर होता है तो बात दूसरी है, अदरवाइज लेफ्ट और कांग्रेस के लिए आने वाला समय और भी खराब। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। दो बड़ी पार्टियां पश्चिम बंगाल की जो सालों साल तक पश्चिम बंगाल पर शासन करती रही, वो बीते 10 साल में ऑलमोस्ट खत्म होने के, जिसको कहते हैं ना, डायनासोर होने वाली है, ऑब्सोलीट होने वाली है, जिस तरह की स्थिति अभी दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।